अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर प्रोग्राम ऑफ गेम सेट मैच। मैं हूं आपका मेज़बान अदील अज़हर। इट्स अ न्यू वीक, द फर्स्ट शो ऑफ द वीक एंड पहले ही दिन हमारे पास काफ़ी सारी खबरें जमा हो गई हैं। वीकेंड पे तो जो चीज़ें हुई हैं उनका तो अहाता भी हम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तफसील से बात होगी। नजम सेठी साहब ने आज आई वुड से 2 वर्किंग डेज़ में अपनी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली हैं। एक में PSL की बात की, आज उन्होंने ही टॉक्ड इन डिटेल अबाउट द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द क्रिकेट बोर्ड। उस हवाले से कुछ अहम ऐलानात भी किए, उसके हवाले से बात करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप का जिक्र होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जारी और कुछ थोड़ी बहुत फुटबॉल पे भी नजर डालेंगे। सो वेलकम टू गेम सेट मैच और एज ऑलवेज अपने प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। सो हियर वी गो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई ना मिला तो चलें जी, चले हुए कारतूसों का ही सहारा ले लें। नजम सेठी ने तजुर्बाकार खिलाड़ियों की बेरुखी के बाद हारून रशीद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया। चेयरमैन PCB कहते हैं कि कप्तान मुकर्रर करना उनका आईनी हक है। मिकी आर्थर के हवाले से उन्होंने ये इंकशाफ किया कि 90% मामला जो हैं वो तय हो गए हैं और वो जल्द पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर रहे होंगे। सेठी साहब ये भी कहते हैं कि 4 फरवरी को ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बहरीन में होने वाला है और कहते हैं कि जी कोशिश होगी कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वो नतीजा हासिल करें। चलें जी, कुछ बात करते हैं ICC के मामलात के हवाले से। ICC ने मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया एंड देयर आर 2 representations from Pakistan in that prestigious list. मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में। इंग्लैंड के जॉस बटलर टीम की क़यादत करेंगे। सैम करन भी भारत का हिस्सा। भारत के विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, आयरलैंड का एक खिलाड़ी इस टीम में शामिल है। ICC ने विमेन T20 टीम ऑफ द ईयर का भी ऐलान किया है और पाकिस्तान की स्टार ऑलराउंडर निदा डार इस टीम का हिस्सा होंगी। निदा हैज़ हैड अ ग्रेट ईयर, बहुत ज़बरदस्त खेल रही हैं। इवन दो रिजल्ट शायद पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना आ रहे हों, लेकिन शी हैज़ बिन द स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान और उनकी इस परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज भी किया है ICC ने। सो वेल डन एंड कंग्रेचुलेशंस टू निदा। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस लिस्ट। ज़ाहिर है ये टीम कोई मैच नहीं खेलती है, किसी के खिलाफ मुकाबला नहीं करती, लेकिन किसी भी खिलाड़ी के लिए इस टीम का हिस्सा होना उसके करियर में एक बार ही बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है। एंड प्लेयर लाइक रिजवान दे आर देयर। इस टीम में लगातार गालिबन 2 साल हो गए हैं। चलें जी, कुछ बात करते हैं फुटबॉल के हवाले से और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी लीग में अपना डेब्यू कर दिया है और अल नसर नामी टीम से वो खेल रहे हैं। हम काफ़ी दफ़ा ये जिक्र कर चुके हैं, अल इत्तेफाक नामी टीम के साथ उनका मुकाबला था। इस मैच में गो के क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोई गोल नहीं कर सके, लेकिन उनकी टीम अल नसर जो है वो ये मैच 1-0 से जीतने में कामयाब हुई और उनके क्लब के एंडरसन टेल्स्का ने जो है ये गोल स्कोर किया। कुछ बात करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग के हवाले से एंड व्हाट ए वीकेंड दैट वाज। स्पेशली अगर आप आर्सेनल के फ़ैन हैं तो फिर तो बहुत ही यादगार कल नतीजा रहा। सीज़न के आगाज़ में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने होम ग्राउंड में आर्सेनल को शिकस्त दी थी और कल आर्सेनल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से हिसाब बराबर कर दिया। सनसनीखेज़ मुकाबला हुआ, 2 के मुकाबले में 3 गोलों से आर्सेनल ने कामयाबी हासिल की और आर्सेनल के स्टार परफॉर्मर रहे एडी एनकीटिया, जिन्होंने अख्तामी लम्हात इनफैक्ट इन द 90th मिनट ऑफ द गेम तीसरा गोल दाग कर आर्सेनल को कामयाबी दिला दी। आर्सेनल इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर जो है वो सरे फहरिस्त है। दे हैव गॉट अ डिसेंट, दे हैव गॉट 5 पॉइंट लीड ओवर मैनचेस्टर सिटी, लेकिन आर्सेनल हैज़ गॉट अ गेम इन हैंड एज वेल। सो वेल, ऐसा लगता है कि आर्सेनल के फ़ैन का तकरीबन 20 साल जो इंतज़ार है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। चलें जी, कुछ बात करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप के हवाले से भी और हॉकी वर्ल्ड कप में इस वक्त क्रॉस ओवर मैचेस चल रहे हैं। इनफैक्ट आई वाज जस्ट चेकिंग आउट, इस वक्त जर्मनी और फ्रांस का मुकाबला चल रहा था, लेकिन कल हॉकी वर्ल्ड कप में एक बड़ा रिजल्ट आया। क्रॉस ओवर मैचेस चल रहे हैं। अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पे आने वाली टीमें जो हैं वो मुकाबला एक दूसरे के खिलाफ कर रही थी। कल मेज़बान भारत
का सफ़र जो है वो प्री क्वार्टर फाइनल इस क्रॉस ओवर में ही ख़त्म हो गया। मुकाबला भारत इख्तितामी आखिरी 10 मिनट में आई वुड से 2 गोल से जीत रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड ने कमाल और शानदार कमबैक किया और उन्होंने अपने 2 गोल स्कोर किया। ये मुकाबला फिर शूट आउट्स पे गया। शूट आउट्स में भी ये सडन डेथ पर गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को, मेज़बान भारत को भुवनेश्वर में 4 के मुकाबले में 5 गोलों से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई है। सो वेल डन टू देम। दूसरी जानिब हार्ट ब्रेक फॉर मलेशिया येस्टरडे, बहुत अच्छा खेले स्पेन के खिलाफ, लेकिन वो भी शूट आउट सडन डेथ पे हार गए मुकाबला। सो द न्यूज़ यू आर अपडेटेड, व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स हुआ ये सिलसिला। और अब ऐसा करते हैं, ज़रा थोड़ा तफसीली क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। नजम सेठी साहब ने एज आई टोल्ड यू 2 वर्किंग डेज में बैक टू बैक 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फ्राइडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अबाउट पीएसएल होने वाला है, सबसे बड़ा पीएसएल होगा और फैंस ऑस्ट्रक हो जाएंगे, ये वो सारी बातें। अच्छी बात है जी, हमारे दिल के बड़ा करीब है पीएसएल। आज लेकिन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इट वाज मोर अबाउट द जनरल क्रिकेट स्टाफ, और उसमें जो उन्होंने सबसे अहम ऐलान किया वो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर की अपॉइंटमेंट थी। हम इस हवाले से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ओवरऑल क्रिकेट पर जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान की, जो गालिबन मुल्क में हमें अनसर्टनिटी नज़र आ रही है, उसकी एक रिफ्लेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी नज़र आ रही है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे बहुत रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं प्रोग्राम में, तज्ज़ियाकार फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। वालेकुम अस्सलाम अदील, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आपकी आजकल हिकायात ट्विटर पे आपके जो छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले शो से पहले ये देख रहा था, तो मैंने कहा चलें इस पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन ऐसा करते हैं, ज़रा अपनी गुफ्तगू का हम जो है ना वो सेट करते हैं टोन। ज़रा सेठी साहब की कुछ कलमात सुन लेते हैं, आज उन्होंने क्या बात किया, फिर ज़रा उस पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो भाई बताइए सेठी साहब ने आज क्या क्या अहम बातें की। कैप्टन, वाइस कैप्टन, चीफ सेलेक्टर, ये मेरा अपॉइंटमेंट है। शाहिद इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑल्सो वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, और ज़ाहिर है आई विल नेवर से एनीथिंग टू कॉन्ट्रडिक्ट व्हाट ही इज सेइंग, बट मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने बहुत कंसल्टेशन की थी इसके पीछे, और एक सोच भी है। इससे ज़्यादा मैं शायद नहीं कहना चाहूँगा, मुनासिब भी नहीं है। वी डोंट वांट अ कंट्रोवर्सी ऑन दिस इशू। मगर बात यह है कि अगर मैंने वाइस कैप्टन लगा दिया तो मैंने ये तो नहीं इंसिस्ट किया कि इसको खिलाएं आप, क्योंकि उन्होंने नहीं खिलाया उनको। कोच, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मिकी आर्थर का चैप्टर मैंने क्लोज़ नहीं किया था, और अभी भी क्लोज़ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि 90% रास्ता हमने कवर कर लिया है, एंड होपफुली वेरी सून मिकी विल बी जॉइनिंग अस। अगर मिकी आएगा तो फिर मेरी जो मैं कहूँगा उसको, जो कि उसको इशारा मैंने किया हुआ है कि आप अपनी टीम बनाएं। चलें जी, ये सीधा नुकात थे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के। वेल डन टू आवर टीम के उन्होंने कुछ सेकंड्स में जो है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो निपटा दिया। फवाद साहब, ज़रा बात करते हैं चीफ सेलेक्टर के हवाले से। ज़ाहिर एक चीज़ बड़ी क्लियर है, लाला ने पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में आके भी कहा था, इवन दो उन्होंने कहा कि जी डायरेक्टली तो पीसीबी में नहीं बोला, लेकिन वहाँ पर उनको लगता है कि वो चाहते थे कि शाहिद खान आफरीदी कंटिन्यू करें एज द चीफ सेलेक्टर, हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी, और उनको अपॉइंट भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था। लेकिन लाला ने इंटरिम जॉब रखी थी। शुरू में हमें सुनने में आ रहा था कि कोई भी बड़ा नाम इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने के लिए, और हारून रशीद साहब की अपॉइंटमेंट से ये बात काफ़ी हद तक साबित हो गई है कि वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई भी रीसेंट टाइम्स का बड़ा नाम नहीं मिला। फवाद साहब, आप अग्री करते हैं इस अजम्पशन के साथ? देखिए अदील, काफी हद तक बात जो आप कर रहे हैं, तो जो फैसला आज हुआ है उसमें ये भी एक चीज हो सकती है। देखिए अदील, प्रॉब्लम हमारी ये हो गई है क्रिकेट बोर्ड में, कोई भी एक इज्जतदार आदमी, शरीफ आदमी जो है 4 से 5 बार आने से पहले सोचता है। उसकी वजह ये है कि हमारी एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है, कुछ पता नहीं है कि कब इलेक्शन हो जाए और कब क्रिकेट बोर्ड नया आ जाए, तो फिर आपको जाना पड़ जाए। फिर बाज़ औक़ात हमारे सोशल मीडिया में इतना कुछ किसी आदमी के साथ हो जाता है, उसके आने की देर नहीं होती, उसके फैसले अभी तक उसने आके उस पोजीशन पे नहीं किए होते, उसके बारे में जो चीजें आ जाती हैं, तो अब एक डर और खौफ जरूर है कि क्रिकेट बोर्ड के साथ जब आप काम करने जा रहे हैं तो भाई क्या कुछ हमारे साथ हो जाएगा, तो बहुत से लोग अवॉइड भी करते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि क्योंकि इतनी ज्यादा हर जगह र्यूमर्स फैल रही थी, तो उन्होंने कहा चलें जी हम एक चीज तो अनाउंस कर दें। तैयार शायद क्रिकेट बोर्ड भी नहीं था,
तो उन्होंने कहा कि जी चले जल्दी में एक आदमी जो हमारी टीम का ही हिस्सा है मैनेजमेंट का, उनको अनाउंस कर देते ताकि कम से कम ये चीज तो तय हो जाए कि जी हमने चीफ सेलेक्टर अनाउंस कर दिया, क्योंकि तैयारी इसके लिए चाहिए होती है। Right. तो और दूसरा ये कि आप भी नोट करेंगे कि क्रिकेट जो है वो एक टीम गेम है। इसमें अगर आपका चेयरमैन मैं तो उसका टीम को नुकसान होता है। हर फैसला जो है वो हम की तरह होता है, तभी टीमें जाके टॉप पे जाती हैं, मैं पे नहीं होता। वो ऑब्वियसली मर्जी है आपकी, आप मैं हम कहीं भी अगर काम करें और मैं करके फैसला करेंगे, तो मैं वाला फैसला जो है वो बहुत कम है जो वो कामयाब फैसला आगे चल के बनाए। फवाद साहब, ज़ाहिर है अभी सिलेक्शन कमेटी का भी नाम ऐलान नहीं किया गया। वो कह रहे हैं जी अभी भी हम उस बारे में सोचेंगे। ज़ाहिर है अभी एडवांटेज जो हमें है वो ये कि बिकॉज इस वक्त तो नजम सेठी साहब का मैं जो बोलूँगा कि उनका जो फेदर इन द कैप रहा है वो पाकिस्तान सुपर लीग ही रहा है, और ज़ाहिर है इस वक्त उनका पूरा फोकस भी वहाँ पर है। पीसीबी में a lot of old faces have been brought back only for the PSL। आपकी नॉलेज में भी ये बात होगी। तो सिलेक्शन कमेटी से भी कोई बंदा नहीं आया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बोली और मैंने कहा ज़रा इस टॉपिक को भी ले चलते हैं शान मसूद के हवाले से। उन्होंने कहा जी मैंने उसको नाइब कप्तान बना दिया, अब उनकी मर्जी है कि वो उसको खिलाएं या ना खिलाएं। अजीब सी बात लगती है। ज़ाहिर है या तो हम कोई ऑस्ट्रेलिया वाले स्टैंडर्ड सेट कर दें कि जी आपकी जगह बनती है तो फिर आपको खिलाया जाएगा चाहे तुम कोई भी हो, लेकिन तुम अगर मेरे प्लान में फिट नहीं होते। सो जो बातें की जाती हैं कि जी रमीज़ राजा बड़े डिक्टेटोरियल माइंड सेट के आदमी थे, और ये जो कहा जाता है, मेरे आपको नहीं लगता कि ये इटसेल्फ एक फ़ैसला कोई बड़े ही डिक्टेटरशिप वाले माइंड सेट की भाई मैंने बना दिया कप्तान, मेरा आईनी हक है, अब मुझे ना चीफ सेलेक्टर से पूछना है ना मुझे कप्तान से पूछना है। कुछ पाकिस्तानी कल्चर में मज़ाक़ सी बात नहीं, मज़ाहिया सी बात लगी है मुझे कि जी नाइब कप्तान है, अब उसको खिलाना है तो खिलाओ। बस मैंने तो अपनी तरफ से जो है ना वो अपना काम पूरा कर दिया। अच्छा, मुझे तो कोई याद नहीं कोई ऐसा प्लेयर दुनिया में टीम में किसी में भी वाइस कैप्टन बनाया गया हो जिसकी 11 में जगह ना बन रही हो टीम मैनेजमेंट के हिसाब से। फिर मैं वही बात करूंगा कि जब फैसले होते हैं अगर वो साथ मिलके बातचीत के प्रॉपर्ली एक दूसरे से बात करके हों तो वो अच्छे भी रहते हैं। डिसीजन तो वो बिल्कुल उनके हक में, वो बाबर को कप्तानी से भी हटा दें, शान को कप्तान बना दें, बल्कि और भी किसी को जिसको चाहे वो बना दें, ये तो उनका राइट है, वो क्या कोई भी चेयरमैन कर सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव अगर ये है कि आपने दुनिया की बेहतरीन टीम बनाना है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने वर्ल्ड कप जीतना है, तो क्या ये इस तरह से किए गए फैसलों से टीम को फायदा होगा या नुकसान होगा? मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा, शान इज अ वेरी गुड प्लेयर, शान ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा अच्छा उसका डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस थी जिसकी बेसिस पे वो टीम में आया था। लेकिन होता यह है कि जब हम ये फैसले करते हैं ना तो टीम में भी थोड़ा बहुत, हम सब इंसान हैं, चाहे कितना ही साथी दोस्त हो, कुछ ना कुछ जरूर एक चीज ऐसी होती है कि जिससे लोग थोड़ा सा नाखुश होना शुरू हो जाते हैं। राइट। तो ये फैसले करने से पहले जितना टीम के लोगों को, मैनेजमेंट को साथ लेके किए जाए तो बेहतर रहते हैं। और ऐसी जल्दबाजी की जरूरत भी नहीं थी। आप खुद ही कह रहे हैं कि जी अभी तो बहुत कुछ आगे होना है, तो मेरे ख्याल से वो जल्दी का फैसला था और नहीं उनको खिला के। अब एक बाहर हमें देखने वालों को दुनिया भर को बड़ा अजीब सा लगा ना कि चेयरमैन वाइस कैप्टन बना रहा है और जी कप्तान है वो खिला नहीं रहा, तो कोई अच्छी चीज तो नहीं हुई ना। और इतनी जल्दी भी नहीं थी कि सीरीज में आपको बनाना ही बनाना था कि भाई बाबर खुदा ना खास्ता अनफिट खेल रहा था कि उसे फौरन कप्तान चाहिए होता। तो और डोमेस्टिक यही नेशनल मतलब पाकिस्तान में ही हो रहा था, अगर जल्दी में होता, अगर कुछ हो जाता तो कोई आप कप्तान भी बना सकते थे। तो ये फैसला इस लिहाज से समझ नहीं आया। बाकी उनकी मर्जी है, वो जो चाहे करें। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा जी मेरा आईनी हक है, बिल्कुल आपका आईनी हक है। कल को वो बाबर को कप्तानी से हटा के जो है वो किसी को भी रिटायरमेंट से बुला के कप्तान लगा दे, उनका आईनी हक तो बहरहाल है। लेकिन फवाद साहब, अपने इस प्लेटफॉर्म को मैंने और सवेरा ने भी काफ़ी इस्तेमाल किया है, एंड वी टॉक्ड अबाउट शान मसूद वेरी फ्रीक्वेंटली, एंड वी थॉट कि डोमेस्टिक क्रिकेट हो, काउंटी क्रिकेट हो, शान के पीछे बड़े रंज थे और अगर वाकई उसका हक बनता था, बिकॉज शान का डेब्यू जैसा भी हुआ वो जो एक पुरानी स्टोरी है, लेकिन अभी शान का अपना केस बहुत स्ट्रॉन्ग था टीम में आने के लिए। और आपको नहीं लगता कि ये जो कुछ हुआ है, वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया गया एंड ऑल, शान का अपना केस बड़ा वीक कर दिया इन लोगों ने? यानी ऐसा जा रहा है कि एक पैरेलल एक ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है, या एक पैरेलल जो है वो एक कंपेटिटर ला के खड़ा कर दिया है बाबर आजम के खिलाफ, और
वो जो हमें लग रहा था कि एक मखसूस ग्रुप जो है वो बाबर आजम के खिलाफ कैंपेन चला रहा है, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये कैंपेन उनके अंदर, पीसीबी के अंदर से ही शायद बाबर के खिलाफ चल रही है। देखिए ये डिसीजन बहुत ही गलत, इसलिए जो आपने बड़ी अच्छी बात की अदील के, उनका एक केस बड़ा स्ट्रांग था, टीम में 15 खिलाड़ियों में जगह बनाने वाला। लेकिन जब आप एक प्लेयर वापस आ रहा है, जगह बना रहा है, और उसे आप उसके उन खिलाड़ियों के ऊपर जो ऑलरेडी सेट हैं और परफॉर्म कर रहे हैं वाइस कैप्टन बना देते हैं, तो उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती है। ये अंदाजा नहीं हो रहा, बाज़ वक़्त लगता बड़ा अच्छा है कि जी मैं वाइस कैप्टन बन गया हूँ, लेकिन आपने खेलना उन्हीं लड़कों के साथ होता है। तो इस तरह से अगर डिसीजन होता है तो ये ना टीम के लिए अच्छा होता है, ना उस खिलाड़ी के लिए अच्छा होता है। और फिर जबकि आप कमबैक कर रहे हैं तो आप पे खुद एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया है कि अब आपने डिलीवर करना ही करना है। तो वो आपने बेसिकली अपने आप उस शान को ही इसका नुकसान ज्यादा हुआ है मेरी नजर में। शान को नुकसान हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें अभी फ़िलहाल तो, बल्कि बाय द वे अब मौका मिल गया, पता नहीं शान तक ये क्लिप पहुंचे या नहीं, लेकिन उनको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद भी हमें देनी चाहिए। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई थी। इस वीकेंड में पेशावर में उनकी शादी हुई है और गालिबन कराची में वलीमे की तकरीब होनी है। कुछ बात करते हैं फवाद साहब, मिकी आर्थर के हवाले से बात करते हैं ब्रेक के बाद। ये बड़ा आपको पता है कि सिटी बड़ा फेवरेट टॉपिक है और ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जो है ना इस वक्त उनका सबसे क्रिटिकल जो मैटर है वो इस वक्त मिकी आर्थर की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वापसी है, इसके हवाले से बात करेंगे। फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट। अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। यस, वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारी गुफ्तगू चल रही है इस वक्त नजम सेठी साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट, और मैं साथ साथ आपको एक अपडेट भी देता चलूँ। इस वक्त पाकिस्तान की जो अंडर 19 विमेन टीम है वो भी मसरूफ़ है इन साउथ अफ्रीका अपने सुपर 6 के मैच में। याद रहे, आवर टीम इज़ क्वालिफाइड फॉर द सुपर 6 राउंड। आयरलैंड के साथ मैच चल रहा है एंड आवर गर्ल्स आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस गेम राइट नाउ। आयरलैंड की टीम ने पहले 10 ओवर्स में 46 रन बनाए हैं और उनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पहले बैटिंग आयरलैंड कर रहा है। सो यस, पाकिस्तानी गर्ल्स आर लुकिंग गुड। ये जी सुपर 6 में इसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं, 16 टीमें थीं, अब 12 टीमें रह गई हैं। पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड वाला जो है वो सिलसिला है। सो आई थिंक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है हमारी टीम को कि वो अपने पॉइंट्स बढ़ा सकें, बिकॉज पाकिस्तान इज़ कैरिंग 2 पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस राउंड और ये मैच जीत के पाकिस्तान प्रेशर डाल सकता है ऑन द टॉप 2 ग्रुप इन आवर टीम। हमारे ग्रुप में जो टॉप 2 टीम लग रही हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। चलें जी, फवाद साहब के पास हम वापस चलते हैं और मिकी आर्थर के हवाले से बात कर रहे थे। यानी ऐसा लग रहा है कि मिकी आर्थर एक गोल बना लिया है नजम सेठी साहब ने, बल्कि वो अक्सर सियासी लीडरान के बारे में कहते हैं ना कि ये अब मेरी जिद बन चुका है, तो ऐसा लग रहा है कि मिकी आर्थर की जिद बन गए हैं। मिकी आर्थर ना अब नजम सेठी साहब लेकर ही आएंगे उनको, बिकॉज हमें काफ़ी हद तक ये बात क्लियर हो गई थी कि देखिए मिकी आर्थर की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ या पाकिस्तान के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग तो डेवलप हुई थी, हमें इस बात का अंदाज़ा है। और जिस तरह उनका कॉन्ट्रैक्ट पहले ख़त्म किया गया था, जिस मैं कहूँगा बेईमाना अंदाज से, वो उस बेचारे के साथ, उस जैसे टॉप कोच के साथ बड़ी ज़्यादती हमने की थी। बट हमें ये भी पता है दैट मिकी बड़ा समझदार आदमी है, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस फ्रेजिलिटी का पता है कि यार ये गवर्नमेंट, यहाँ पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, गवर्नमेंट अगर फ़र्ज़ करें चेंज ऑफ गार्ड होता है तो पीसीबी में भी चेंज ऑफ गार्ड होगा और वो बेचारा एक बार फिर से हील भी लेफ्ट हाई एंड ड्राई जैसे कि लास्ट टाइम उसके साथ हुआ था, तो वो अपने इस बार पत्ते सही खेल रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गालिबन वो जो 3 साल का बॉन्ड और ये सारी बातें थीं वो कुछ मानने में कामयाब हो रहा है। 90% सेठी साहब का ये दावा है कि काम हो गया है। क्या लगता है फवाद साहब, मिकी आर्थर फिर डर्बी शायर को सेक्रीफाइस करके आ जाएंगे इधर? अदिल, हमारा जो तरीका कार है ना, अक्सर हम इस बात पे तनकीद करते हैं कि जी नए लोग आए और जैसे मिकी आर्थर या और अब इन लोगों ने बहुत से लोगों को फारिग कर दिया। एक चीज पे हम बात नहीं करते, वो ये है कि एक पोजीशन है ना, फॉर एग्जांपल चीफ सेलेक्टर की पोजीशन थी या हेड कोच की पोजीशन है, हम उस पोजीशन की रिक्वायरमेंट के तहत बंदा रखना चाहते हैं या फिर बंदा हमारे जहन में होता है उसके मुताबिक हम रिक्वायरमेंट बनाते हैं। जो जॉब जब हम ऐड देते हैं पीसीबी में, मैं साल से देख रहा हूँ कि बंदा जहन में होता है और उसके मुताबिक ही ऐड बनाया जाता है। तो हम फिर ये जब तरीका करते हैं तो अगला आदमी आता है और फिर हम अकेले कर रहे होते हैं तो उस शख्स को भी नुकसान होता है क्योंकि वो एक तरीका कार के तहत नहीं लाया जाता, तो फिर उसकी छुट्टी होती है।
तो हम ये भी गलती करते हैं उस शख्स के साथ जिसको हम लेके आते हैं। तो मिक्की आर्थर, आपको फवाद आलम भी याद होगा, वो नहीं खेल पा रहा था, तो ठीक है मिक्की अच्छा कोच था है, लेकिन हम जिस तरह से शो कर रहे हैं ना कि अगर ये आ गया तो सारी काया पलट जाएगी, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। हम एक चीज पे जिद कर जाते हैं, अच्छा कोच है आ जाए, बुरी बात नहीं है, लेकिन हम जो आंखें बंद करके डिसाइड कर लेते हैं कि जी सारे पाकिस्तान में कोई अच्छा पाकिस्तानी कोच नहीं हो सकता, और फॉरेन कोच भी क्योंकि मेरे साथ वो था तो वही है और मैंने उसे ही लाना है। अब मुझे आप बता दें, आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी की, अगर आप ये बात तय कर लें कि एक बंदे को ही आपने लेके आना है, तो फिर आप उसकी कंडीशन पे आप पीछे जो भी वो कह रहा है वो आपको मानना पड़ता है। तो ये बात इदारे के साथ हो जाती है कि आप एक बंदा डिसाइड करेंगे, उसके लिए आपको सारे रूल्स तोड़ने पड़ेंगे। फिर एक सेठी साहब ने आज बात की कि जी कुछ एम्प्लॉइज है जिनको कह दिया कि हम 40% 50% तनख्वाह कम कर देंगे, आप उस पोजीशन में काम करना है तो करें। मुझे आप बताइए कि आप एक इदारे में काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में, आपका भी एक्सपीरियंस है, अगर मेरी 50% सैलरी कम कर दी जाए और मुझे ऑब्वियसली इस वक्त मार्केट में नजर आ रहा है कि जॉब नहीं है, तो मैं डीमोटिवेट मैं हो जाऊंगा, और उसके साथ जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के काम करूंगा तो मैं फायदा नहीं नुकसान पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि मैं 50% पे जब काम करूंगा और मैं नौकरी भी नहीं छोड़ रहा हूँ तो मैं और ज्यादा नुकसानदेह होऊंगा। तो या तो आपने रखना होता है या कुछ बात कर आके उनको फारिग करना होता है, ये तरीका कहीं नहीं होता, इससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है। और अब ये चीजें देखनी चाहिए ना, तो ये हम कर रहे हैं मिक्की आर्थर पे, हम जिद करके, मिक्की आर्थर मैं और आप भी जैसे बात कर रहे हैं, अच्छा कोच है बिल्कुल, लेकिन एक तरीका तय करें जिसके तहत आपने लेके आना है कोच को। ये अच्छी चीज नहीं है कि आपने डिसाइड कर लिया किसी बंदे को कि जी मैंने तो हर हाल में लाना है, तो फिर आप उसकी शर्तों पे आप लेके आते हो और फिर आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फिर जब आप जाते हैं तो उसकी छुट्टी हो जाती है। नहीं बिल्कुल, वो मिकी आर्थर को तो ऐसा लग रहा है, आपने कहते हैं ना इंग्लिश में कार्ट ब्लांश, फ्रेंच में कहते हैं इनफैक्ट कार्ट ब्लांश दे दिया आपने, भाई तुम्हें जो मांगना है मांग लो, बिकॉज हमें तो तुम्हें लेकर आना है। अब वही जो आपने कॉर्पोरेट सैलरी की बात की, तो फिर तो बंदा जब उसको पता चलता है द कंपनी द अदर साइड इज डेस्परेट टू हैव मी, तो फिर तो वो जिसे कहते हैं ना खुल के मांगता है चीज़ें। फवाद साहब, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली के साथ इन्हीं चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू की हमारे नुमाइंदर ख्वाजा ने। सो आइए ज़रा आप भी सुने, फिर ज़रा सुनते हैं जी बासित क्या कहते हैं और फिर गुफ्तगू करते हैं इस पर। वक्त मेरे साथ टेस्ट क्रिकेटर बासित अली मौजूद हैं। बासित भाई से बात करते हैं। बासित भाई बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर अब ये बोर्ड की रिजीम चेंज हुई है, रमीज़ राजा साहब थे, उससे पहले एहसान मानी साहब थे। आप क्या समझते हैं कि जब हुकूमतें चेंज हों तो उस वक्त इस तरह रजीम चेंज होनी चाहिए, और क्या अपने चेयरमैन जो हैं उनको मुद्दत पूरी करनी चाहिए, या ये चलता हुआ आ रहा है सिस्टम और इसको ऐसे ही होना चाहिए? जो चीज़ गलत है वो गलत है। मेरा ख्याल है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। जब सेठी साहब थे उस टाइम पे इमरान भाई की हुकूमत बनी, तो इमरान भाई ने मतलब विद इन अ डे उन्हें हटा दिया था, ट्वीट भी कर दिया था, जो गलत था। उस टाइम पे सेठी साहब जो भी है अच्छे काम कर रहे थे, चाहे वो PSL के हवाले से हो, चाहे वो आपकी टीम की परफॉर्मेंस हो, टू गुड थी। उसके बाद जब इमरान भाई आए, उन्होंने एहसान मानी साहब को लगाया, उन्होंने अपने फैसले करे, 6 टीमों वाला फैसला आया उसमें। तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी इमरान भाई से कि प्लीज़ ऐसा ना करें, प्लीज़ करके कि ऐसा ना करें। और उसका साइड इफ़ेक्ट आया, 1-2 लड़कों की डेथ हो गई, हमारे डिपार्टमेंट के थे आबिद भट्ट साहब, प्लस लोग टैक्सियाँ चला रहे थे, कोई सुजुकी चला रहा था। गलत था, मतलब क्रिकेटर्स के लिए गलत था। रमीज़ भाई को 8-9 महीने मिले। जब हुकूमत चेंज हुई आपने देखा तो शहबाज शरीफ साहब ने हटाया नहीं था। वो जो भी वजूहत थी, मैं उस पर ज़्यादा वो बात नहीं करूँगा, लेकिन अब ये वाला सिस्टम अगर अभी भी चेंज नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है तो चेयरमैन PCB चेंज हो जाता है, तो मेरा बहुत सादा सा जवाब है, मतलब हो सकता है बुरा लगे, तो फिर जितने भी शोबे हैं ना, जितने भी आपके हाई लेवल पे जो लोग हैं, उन सबको चेंज कर दें आप। अब चूँकि 2014 का आइन बहाल हो गया है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस आ रही है, क्या आप इस फैसले को लेकर खुश हैं? सिस्टम चेंज हुआ था ना, मेरा ज़ाती ख्याल है कोई भी क्रिकेटर खुश नहीं था उसमें, चाहे रमीज़ भाई हों, चाहे आकिब जावेद हो, चाहे आमिर सुहेल हो, कोई भी हो, कोई इसके हक में ही नहीं था। आकिब ने तो यहाँ तक बोला था कि इमरान भाई 8 टीमें कर दें। मरहूम अब्दुल कादिर, उन्होंने स्ट्रेट अवे जब सब लोग मिलने गए थे, उन्होंने साफ बोला था इमरान खान ये मत करो, मतलब तकलीफ हुई थी। कोई इस हालत में डिपार्टमेंट तैयार नहीं होगा
जब तक वो तो ये बोलेंगे हमें 5 साल या 10 साल की आप गारंटी दें, क्योंकि डिपार्टमेंट बंद होना खुलना ये कोई मतलब मामूली बात नहीं होती, एक दिन में नहीं हो जाता। बाबर आजम जो है उन पर अचानक से ही बौछार शुरू हो गई है तनकीद की कि कप्तानी नहीं ठीक करता, ये नहीं करता, स्टंप हो जाता है। तो क्या सर ये क्या है, क्या आप कप्तानी का समझते हैं कि बाबर आजम को छोड़नी चाहिए कप्तानी? पहले 80s और 90s में जब क्रिकेट होती थी ना, तो बड़ा अच्छा कंपटीशन होता था कराची और लाहौर के प्लेयर्स का मुकाबला होता था। कराची लाहौर का लोग मैच देखने आते थे। अब जर्नलिस्ट में मुकाबला हो रहा है, अब प्लेयरों में नहीं हो रहा मुकाबला, अब माफी के साथ जो जर्नलिस्ट है ना उनमें मुकाबला हो रहा है। वो भाई क्यों? पाकिस्तान से खेल रहा है, वो पाकिस्तान का कप्तान है। जब सरफराज को हटाया गलत हटाया। हकीकत यह है वो पावर हिटिंग नहीं है, तो दायरे जो 6 ओवर का पावर प्ले उसका फायदा उठाते हैं। यही प्रॉब्लम बाबर आजम की है। आपने दोनों ओपनर ऐसे रखे हुए हैं जो T20 के हिसाब से सूट नहीं करते हैं। T20 का स्पेशलिस्ट को लाना पड़ेगा। माफी के साथ इन दोनों की स्ट्राइक रेट वो नहीं, रिजवान ने इंप्रूव करा, इनमें से एक खेले T20 का मैच। शर्जील खान को 24 के स्क्वाड में और अबूरी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं, शाहिद अफरीदी इनके साथ रज़ाक हैं, हारून रशीद कन्वीनियर हैं और रॉय इफ्तिखार अंजुम है। तो क्या आप सेटिस्फाई थे 24 रुकनी स्क्वाड के या बुरी सिलेक्शन का? जब मिसबा था ना हेड कोच चीफ सिलेक्टर, तो उस टाइम पे जो सिलेक्शन कमेटी थी उसमें बासित अली शामिल था। वो डमी थी, डमी, दुनिया की आंखों में मिर्चें डालने के लिए। जब मोहम्मद वसीम चीफ सिलेक्टर बना, पहले ये 2 मीटिंग में उसने बातें सुनी, उसके बाद में उसने भी वही कर दिया जो मिसबा कर रहा था। ये बेकार है, ये कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं थी जो आप कह रहे हैं ना, चाहे वो मिसबा वाली हो, चाहे वसीम वाली हो, चाहे आफरीदी वाली। आफरीदी वन मैन शो है सिर्फ। 5 वनडे खेले शान मसूद ने, प्लेइंग 11 का भी हिस्सा नहीं होते बाबर आजम की, उनको वाइस कैप्टन बना दिया जाता है और फिर ये बातें गर्दिश करती हैं कि उनको कप्तान बनाया जाए। सरफराज को टेस्ट का रखा जाए, बाबर को जो है वो तीनों फॉर्मेट में अलहदा से कप्तानी हटाया जाए और बाबर सिर्फ T20 की कप्तानी करे। तो ये चक्कर क्या होता है, अचानक से कप्तान की चेंजिंग क्यों आ जाती है? पाकिस्तान के जितने रिकॉर्ड है ना, जो हमारे बैट्समैनों ने बनाए, ग्रेड्स ने जो बनाए, वो ये बंदा तोड़ेगा जिसका नाम है पाकिस्तान आजम। बाबर आजम आप बोलते हैं, मैं पाकिस्तान आजम बोलता हूँ। सारे रिकॉर्ड ये तोड़ेगा। मेरा कप्तान पता कौन है? उसका नाम है शहनशाह अफरीदी। अगर वो फिट रहा तो T20 में शदाब को आपने ट्राई करना, करें, गो हेड। आप वो वनडे में या टेस्ट मैचेस में आप ला सकते हैं शहनशाह अफरीदी को। अगर बाबर आजम ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, अल्लाह ताला की कसम खा के बोलता हूँ, उसको चाहिए कप्तानी छोड़ दे। वो दुनिया का सारे बैट्समैनों को पीछे छोड़ देगा। वो बेचारा टेंशन है लेता कप्तानी की कि रन बन रहे हैं, 6 रन बन रहे हैं, 8 रन बन गए, छक्का लग गया, उसके बाद उसने बैटिंग भी करना है। और विराट कोहली ने बहुत अच्छा फैसला करा कप्तानी छोड़ के। ये कप्तानी का बोझ उसकी बैटिंग पे असरअंदाज हो रहा है। हाँ जी, तो बासित अली साहब कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो कप्तानी छोड़ दें, पाकिस्तान का हर रिकॉर्ड तोड़ देगा, दुनिया का हर रिकॉर्ड तोड़ देगा। फवाद साहब, बाबर आजम कप्तानी छोड़ दें? बासित अली का तो ये कहना है। आपका इस हवाले से वैसे इस पूरी ये जो इस वक्त पूरा एक सिलसिला चल रहा है, और पता नहीं तमाशा बोलूँ उसको क्या बोलूँ, मैं जो चल रहा है कप्तानी के हवाले से, आपका इस पर क्या पर्सपेक्टिव है? व्हाट्स योर टेक? अलग अलग फॉर्मेट में अलग कप्तान होना चाहिए? बिकॉज बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि छुरियाँ तेज़ कर ली गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंड पे कि कोई ना कहीं तो बाबर को कुछ रिलीव, यानी कि कहीं से रिलीव किया जा सकता है। देखिए, जो सरफराज को कप्तानी से हटाया था वो भी गलत था, बेशक। अब जो डिसीजन हो रहा है ना, जैसे कि अब ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अंदाजा हुआ कि मैंने तो उस बेसिस पे आप कप्तानी पे आप चाहें तो आप बिल्कुल हटा सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं जल्दी या एकदम से क्या हो गया है? चलिए ये बात भी सही है कि जी टेस्ट मैचेस जो हो रहे हैं उसमें भी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की अच्छी नहीं रही, वनडे सीरीज में भी नहीं रह रही। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि रीजन पहले तो वजह ये तलाश करें कि कप्तानी से इसे क्यों हटाना है। दूसरी चीज ये क्या इसका रिप्लेसमेंट तैयार इन अ वे कि कोई आपके पास ऐसा प्लेयर मौजूद है कि जिसकी परमानेंट जगह बनती है, जो अपनी ऐसा बॉलर या बैटर जो है 11 में हर वक्त फिटनेस के लिहाज से मौजूद रहेगा और जिसमें कप्तानी की सलाहियत भी मौजूद है। अगर कप्तान और वो एज अ प्लेयर नहीं परफॉर्म करता तो फिर ऐसे कप्तान का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आप जरूर आपका कप्तान जिसको चाहे आप बनाएं और इन्हें भी आप हटा सकते हैं, लेकिन आपके पास जो रिप्लेसमेंट है वो अगर इससे अच्छी ना हो तो इस जैसी तो हो। ये बात तो जरूर जाए, तो ये हम सोच के फैसला करें। T20 में मैं बिल्कुल इस चीज पे को मानता हूं कि आपके दोनों ओपनर्स
चेंज होने चाहिए और आपको जिस किस्म की नई क्रिकेट होती है उसी Right. तरह के ओपनर्स चाहिए। वनडे और टेस्ट में आप बाबर को ही कप्तान रखें फिल वक्त वर्ल्ड कप तक, उसके बाद देख लें क्या करना है, लेकिन अभी आप एकदम से चेंज ना करें। लेकिन वनडे T20 में शादाब भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे बासित भाई कह रहे हैं अगर शाहीन फिट है तो आगे चल के शाहीन भी बन सकता है, तो ये दो ऑप्शन है टेस्ट में और वनडे में। अभी मुझे ये नहीं है, मैं सरफराज का बहुत बड़ा हामी हूं, लेकिन फिल वक्त वो कम बैक कर रहा है, अभी वो वापस खेले और देखे। इतनी जल्दी नहीं फैसले होते कि आप उसे कप्तान बना दें। और हम होता ये जो बात उन्होंने बहुत अच्छी की कि जी अब बदकिस्मती से सहाफी का कप्तान आना है, एक सहाफी कहता है मेरा कप्तान बाबर, एक कहता है मेरा सरफराज है, और ये तरीकाकार सही। हम वो लोग हैं जो टीवी पे मीडिया पे आते हैं, हमें लोग सुन रहे होते हैं और ये खेल जो है इस मुल्क को यूनाइट करता है। Right. अगर मेरी या आपकी वजह से एक डिवाइड आ रहा है तो फिर हमें इस पे थोड़ा सा अफसोस Right. होता है अपने आप पे भी, तो हमारी वजह से हो। फवाद साहब, वक्त कम है हमारे पास, वी हैव गॉट जस्ट लेस देन 2 मिनट्स राइट नाउ, लेकिन एक टॉपिक, क्योंकि आप खुद कॉर्पोरेट सेक्टर से आए हैं और ज़ाहिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट का काफ़ी ज़्यादा इस वक्त डिस्कशन हो रहा है, कितनी प्रैक्टिकल बात लगती है एक बार फिर से गड़े मुर्दे को एक बार फिर से उखाड़ा जाए? 2-3 चंद सरकारी डिपार्टमेंट्स और वज़ीर आज़म के किसी लेटर पे शायद अपना डिपार्टमेंट खोल लें, लेकिन वो प्राइवेट इदारे जो कुछ इससे थोड़े बहुत वाबस्ता रह गए थे, दोनों तो कंफर्म कर दिया उनको वापस नहीं आना। आपका क्या टेक है इसमें? ये कितनी प्रैक्टिकल बात है डिपार्टमेंटल क्रिकेट एक बार फिर से शुरू करना? देखिए, जो सरकारी इदारे हैं और वो मिल मिला के मुझे लगता है 8 इदारे तो तैयार हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन पहले ये तय कर लें, सारे स्टेक होल्डर्स को बुला लें कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, प्लीज हम रहें या ना रहें, इस सिस्टम Right. को चलने चलता दीजिएगा, रहेगा। क्योंकि वही सिस्टम जिससे आप 92 का वर्ल्ड कप जीते थे। जी हाँ, हेलो, हाँ जी, हाँ जी जी बस जी, मैंने सॉरी कहा सॉरी आपका सॉरी, टाइम। नहीं, मेरा टाइम बिल्कुल, वो जब होता तो मैं आपको, बट बहरहाल आपको ये लग रहा है कुछ सरकारी इदारे हो जाएंगे प्राइवेट? देखिए, दो बड़े बैंक से मेरी बात हुई खुद जाती तौर से, नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा, उन्होंने तो कह दिया यार हमारे लिए दिस इज अ क्लोज चैप्टर नाउ, हम अब दोबारा इसमें नहीं घुसना चाह रहे हैं। और इवन एक सरकारी इदारे ने भी मुझे ये बात बोली और वो ये कह रहे हैं व्हाट इज द गारंटी, जैसे कि आपने बात की कि यार ये गए फिर दोबारा वो आ गया, रमीज आके फिर बैठ गए और बोले जी हमें तो बंद करना था ये। लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच फवाद साहब, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। बड़ा हमेशा अच्छा आपके साथ बात करके मज़ा आता है, काफ़ी हम आहंगी भी ख्यालात में मिलती है बात करते हुए। सो आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फर्स्ट शो ऑफ द वीक। इंशाल्लाह कल एक बार फिर आपकी खिदमत में मैं हाजिर होऊंगा। सवेरा विल बी ज्वाइनिंग अस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वीक इंशाल्लाह। सो कल होती है मुलाकात, टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।